सपने बड़े हों या छोटे हो, उन्हें पूरा करने के लिए आपको कोशिश अवश्य करनी पड़ती है। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ जो गेस्ट है आभा गुप्ता, ये लाइनें उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए बिना देर की आभा का स्वागत करती हूँ। आभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आभा, कैसा लग रहा है नीट टॉप करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे मेरे इतने अच्छे नंबर आए, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर काफ़ी खुश हैं। अच्छा आभा, जब रिजल्ट आया होगा एग्जाम देने के बाद, हर स्टूडेंट को लगता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी। कितनी बार रीचेक किया था, कितनी बार श्योर हुए थे कि क्या वाकई ये मेरे ही मार्क्स हैं, ये मैं ही हूँ? मैंने 4 से 5 बार रीचेक किया था, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो मैंने एक बार रीचेक किया, मेरे फैमिली मेम्बर से वापस रीचेक करवाया कि मैंने शायद गलत रीचेक कर लिया होगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर जब मैंने रीचेक किया उसके बाद सब फैमिली मेम्बर खुश हुए काफ़ी, सबने बधाई दी, सबने कांग्रेट्स किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा आभा, किसी भी टॉपर से कोई भी स्टूडेंट जो हमें फिलहाल सुन रहे होंगे, वो सबसे पहले यही जानना चाहेगा कि आखिर आभा ने ऐसा क्या किया, आभा का डेली रूटीन क्या हुआ करता था, आभा ने अपनी ही गलतियों से कैसे सीखा, कितने घंटे पढ़ाई की, वो तमाम जानकारी आप हमें दीजिए। मैं अपने डेली रूटीन की अगर बात करूँ तो मैं कोचिंग से आती थी। इनिशियली कोचिंग से आने के बाद मैं लंच करती थी अपना, फिर पावर नैप लेना हो तो ज़रूरी होता था तो मैं ले लेती थी। उसके बाद मैं 2 o'clock से स्टडी स्टार्ट करती थी। तो 3 to 4 आवर्स सिटिंग के बाद मैं फिर फ्रेश होती थी, लाइक अपना इवनिंग वॉक कर लेती थी या फिर पेरेंट्स से बात, एल्डर ब्रदर जो भी आपको अच्छा लगे आपके, मैं उनसे बात करती थी। उसके बाद मैं अगेन सिटिंग स्टार्ट करती थी रीडिंग के लिए। फिर मैं डिनर करने के बाद 2 आवर्स पढ़ती थी। उसके बाद मैं 11 o'clock सो जाती थी। तो क्योंकि मुझे लेट नाइट स्टडीज़ नहीं होती थी तो मैं सो के अपनी नींदें पूरे सो जाती थी और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद सुबह 6 बजे उठ जाती थी, 5:30 6 उठ जाती थी और फिर कोचिंग जाती थी फ्रेश अच्छा होके। अब मोस्टली जब हम किसी टॉपर से बात करते हैं तो एक पहले से हमारा एक माइंडसेट होता है टॉपर्स को लेकर कि इससे तो मुझे लगता है 17-18 घंटे पढ़ाई की होगी या फिर पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आपका डेली रूटीन जानकर लग रहा है कि आपने टाइम पे सोए हो, टाइम पे खाए हो, और जैसे आपने बताया कि आपने टाइम पे वॉक भी करते थे इवनिंग में या जो भी चीज़ें हैं। तो आखिर इसके पीछे आपका क्या मानना है? मतलब क्या पूरा दिन पढ़ना नहीं चाहिए अगर आपको कुछ गोल है तो? ऑफ़ कोर्स मेरे हिसाब से पूरा दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको अपने माइंड को भी फ्री रखना पड़ेगा। जितना आप अपने माइंड को थोड़ा फ्री रखोगे, आप इतना एक्टिवली अपना काम कर पाओगे, इतना प्रोफ़ेशनली कर पाओगे, इतना परफ़ेक्शनली कर पाओगे आप। तो इसलिए मैं इवनिंग वॉक करती थी या फिर फ्रेश एयर लेती थी, या फिर आप मुँह धो लो उस टाइम पे मैं ऐसे फ्रेंड से बात करती थी 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा वेस्ट करना भी टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता आपका। तो मैं ऐसे ही अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करती थी। अच्छा, अब आप सेकंड अटेम्प्ट में नीट को आपने टॉप किया। अ, निश्चित तौर पर मुझे लगता है रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और रीस्टार्ट करने के लिए बहुत मोटिवेशन भी चाहिए। खुद से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करना होता है कि इस बार जो मैंने गलतियाँ की है, वो मैं नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं करने वाला और अपनी ही गलतियों से सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। जी। ऐसे में आभा ने ऐसा क्या किया? जो पहले साल में गलतियाँ रही, उन्हें आभा ने कैसे कंप्लीट किया, कैसे रिकवर किया? तो मेरे जब फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरे को लगा कि मैंने क्या गलती की है, तो दोबारा ऑफ़ कोर्स आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि दोबारा मुझे तैयारी करनी है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो मैंने भी वो ठान लिया था कि मुझे करना है, इस साल मुझे निकालना है नीट। तो जब मैंने थ्रू आउट द ईयर मैंने जब स्टडी की, तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, तो वो मुझे इस साल नहीं करनी है। शायद जैसे कि वो गलतियाँ क्या थी? चाहे वो स्टडी में हो कि हुँ। टाइम ड्यूरेशन मैंने शायद पिछले साल कम दिया था, तो इस हुँ। साल मुझे ज़्यादा देना है। मैंने अपने जो गलतियों का एनालिसिस सही ढंग से नहीं किया था, तो मैंने वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया इस साल। टीचर से डाउट पूछती थी। लास्ट ईयर ऐसा होता था कि डाउट आ रहे हैं, छोड़ दो, बाद में पूछ लेंगे, तो वो बाद में कभी नहीं आता था। तो इस साल मैंने सारे डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर किए टीचर से, तो मुझे बेनिफिशियल लगा वो चीज़ और मतलब मुझे जब बेनिफिट जो मिला। डाउट आता है क्लास में या जी, क्लास के बाहर भी, आपको अपने टीचर से उसी समय पूछ लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। मैंने ऐसा ही किया, तभी मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हुआ है। अच्छा आभा, क्या अपनी फैमिली की आप पहली डॉक्टर बनने वाली हैं? नहीं, मैं फैमिली में एक्चुअली मेरे काफ़ी एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं काफ़ी उनके बाद हूँ, पर हाँ, एक डॉक्टर मैं भी हूँ। मतलब आभा को पहले से वो माहौल मिला है, वो जी, गाइडेंस मिली है। जी। अच्छा आभा, आपकी फैमिली में कौन-कौन है और कौन क्या करता है? मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर और मेरे एल्डर ब्रदर हैं। तो मेरे फादर जो हैं वो एक बिज़नेसमैन हैं और मेरी मम्मी जो हैं वो हाउसवाइफ़ हैं और मेरे भाई इंजीनियर हैं। तो तो मुझे जी, लगता है कि एक ही घर में डॉक्टर और इंजीनियर दोनों ही होना एक माता-पिता के लिए बहुत प्राउड की बात जी, होती जी, है। जी। रिज़ल्ट के बाद निश्चित तौर पर सबसे पहला रिएक्शन आपके मदर और फादर का होगा। वो कैसा था? वो पल कैसा था? बहुत प्रीशियस था, क्योंकि
मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई सभी एकदम जस्ट रोने लग गए थे, क्योंकि खुशी के आंसू होते हैं उस टाइम पे। तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि हमारी बेटी ने कर दिखाया। वो मम्मी पापा की आंखों में जो आंसू देखते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, मीन्स। और मेरे सभी कज़न, मेरे ब्रदर, मेरे जो भी फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, सब ने मेरे को विश किया, सब ने कांग्रेट्स बोला, तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मुझे लगता है वो जो खुशी के आँसू होते हैं, उस समय शब्द बयाँ नहीं कर पाते हैं कि आप कितने खुश हो अंदर से। अच्छा आभा ने क्या खुद ने तय किया कि मुझे कोटा जाकर मुझे आगे की पढ़ाई की प्रिपरेशन करनी है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो कोटा ही वो जगह है? या फिर आभा को ये जानकारी फैमिली ने या दोस्तों ने या फिर आस-पड़ोस से कहाँ से मिली? कोटा का नाम फेमस है स्टडी के लिए, आप सभी को पता है जैसे। तो मैंने भी देखा था कि कोटा काफ़ी अच्छा है स्टडी के लिए, एलएन काफ़ी अच्छा है स्टडी के लिए। वैसे मेरे भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सभी भाई बहनों ने मैंने एलएन से ही स्टडी की है, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि एलएन की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, एलएन का पूरा सिस्टम काफ़ी अच्छा है आपकी स्टडी के लिए। तो मैं इसी वजह से कोटा आई थी, और कोटा में आने के बाद मुझे सच में पता चला कि एलएन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने इस जर्नी एलएन से स्टार्ट की थी। अच्छा कोटा में आने के बाद कैसा लगा? कोटा के बारे में आप क्या कहेंगी? जिन स्टूडेंट्स को वाक़ई कुछ बनना है, भले वो इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, कोटा उनके लिए जगह है जहाँ पर मतलब निश्चित तौर पर आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मिल रहा है, जैसे आप कह रही हैं, एक सही गाइडेंस आपको मिलती है, आपकी थ्रू आउट पूरी जर्नी में। ऐसे में आप कोटा को मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगी अपने शब्दों में? मैं अपने शब्दों में अगर कोटा को डिस्क्राइब करूँ, दैट इज़ अ बेस्ट सिटी फॉर स्टडी। मीन्स आप कहीं और जाओगे, हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा मिले। हुँ, मतलब वैसे ये माइंड की भी चीज़ें हैं हुँ, कि आप सोचते हो कि यहाँ स्टडी नहीं है, हुँ। पर कोटा स्टडी के लिए बहुत बेटर आपके लिए ऑप्शन है, और इनकी फैकल्टी आपके लिए बहुत अच्छा वो प्रोवाइड करती है सिस्टम। तो मेरे को वो सपोर्ट मिला, मुझे वो स्टडी यहाँ पे मिली, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा चलिए आपने बार-बार अपनी बातों में अपनी फैकल्टीज़ को, अपने टीचर्स को मेंशन किया और मुझे लगता जी, है एक स्टूडेंट के लिए उसका मेंटर, उसका टीचर बहुत कुछ होता है। जी, जब भी कहीं डाउट की ख़ैर बात एक अलग हो गई कि जब भी कोई डाउट आ रहा है तब आपके लिए टीचर अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट खुद पे कई बार मुझे लगता है कि खुद पे भी डाउट कर जाता है, खुद पे क्वेश्चन मार्क लगा जाता है। ऐसे में भी उसे टीचर हेल्प करता है, उसे निकालने में, उसे उबारने में कि नहीं तुम डेफ़िनिटली कुछ अच्छा कर जाओगी। आप टीचर्स को कहाँ देखते हो? जब मेरी बात आई तो मुझे भी अनएकेडमिक भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं टीचर्स के पास डिस्कस करती थी। टीचर्स मुझे उसको सॉल्यूशन देते थे। एक टीचर से आप डिस्कस कर रहे हो, उनसे बॉन्डिंग नहीं बना पा रही है, आप दूसरे टीचर से डिस्कस करो। पर इनके सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। और सारे टीचर्स ने, मेरे जो मेंटर थे, वो भी मुझे काफ़ी बार कॉल करके पूछते थे, बेटा कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लो। तो स्टडी के बारे में जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी डिस्कस करते थे, और सारी सॉल्व भी करते थे। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा क्लासरूम में कैसा माहौल हुआ करता था? क्लासरूम में क्या आपके दोस्त बने? हाँ, क्लासरूम में दोस्त भी थे मेरे, स्टडी के लिए भी, और थोड़ा कि मूड फ्रेश करने वाले भी, क्योंकि सारे दोस्त अच्छे होते हैं अगर आप बनाओ। तो मुझे, और टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, पूरी क्लास में पढ़ाई का ही माहौल रहता था अच्छा ज़्यादा एक टाइम। स्टूडेंट के लिए पीयर ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि स्टडी के लिए भी दोस्त ज़रूरी होते हैं जी। और अगर आपको मूड भी फ्रेश करना हो उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में पीयर ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट है? आपको लगता है कि आपके आस-पास वाले ऐसे होने चाहिए जो आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ना कि ऐसा ना हो कि पता चले आप और डाइवर्ट हो जाओ? जी। तो मैं इस बात में ये बोलूँगी कि आपको दोस्त बनाना भी आना चाहिए। काफ़ी दोस्त सिर्फ़ टाइम पास करने वाले भी होते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे। मैंने दोस्त बनाए, वो खुद भी स्टडी करते थे, मुझे भी हेल्प करते थे। अगर मुझे कोई डाउट आता था, वो बताते थे, और उनको आता था तो मैं बताती थी। इससे आप दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, आप दोनों के मार्क्स भी इंक्रीज़ होते हैं। सिर्फ़ ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मेरे ही इंक्रीज़ होने चाहिए। तो टीचर्स भी बोलते थे, आप एक-दूसरे की हेल्प करो, जिससे आप दोनों ही सक्सेस पे पहुँचो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अच्छा मुझे लग रहा है आपकी बातों से एक चीज़ तो कि अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो आपको ये समझना होगा कि कौन मेरा दोस्त होना चाहिए। जी, आपको चूज़ करना पड़ेगा जी। और ये बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा क्लासरूम की हमने बातें की और चलिए आपकी सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पढ़ना बहुत पसंद है? मेरे वैसे तीनों ही सब्जेक्ट्स अच्छे थे, अब मतलब मुझे तीनों ही में इंटरेस्ट था, पर कभी ऐसा होता है कि फिर आप भी कुछ होता है मूड। कि ये सब्जेक्ट मेरा फ़ेवरेट है, इसको मैं बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि एक होता है ना कि ये तो ऐसा है कि मैंने पढ़ लिया है पूरा, इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। बाकी 2 सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे, कौन-सा आपको ईज़ी लगता है? ईज़ी तो मुझे मतलब तीनों ही इक्वल लगते थे वैसे मैं आपको बताऊँ, पर ये होता है कि कभी मूड फ्रेश नहीं है, नॉर्मल बैठे हैं, तो स्टडी का मन नहीं करता था। हुँ, तो उस टाइम ऐसा होता है कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लगा लो, ओके। तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है थोड़ा, हुँ, आपका माइंड एक्टिवेट भी हो जाता है। हुँ। तो मैं उस टाइम फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस करती थी। फ़िज़िक्स बोर होते हो आप फिर बायो कर लो, बायो में बोर होते हो केमिस्ट्री कर लो, तो तीनों इक्वली वेटेज रखती थी मेरे लिए। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फिज़िक्स से बहुत डरते हैं। जी। आपने इसको कैसे मुझे लगता है ओवरकम किया इस चीज़ को?
मेरा भी इनिशियली फिज़िक्स इतना अच्छा नहीं था, तो मैं अपने भाई से बात करती थी, वो बोलते थे जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको पहले ज़्यादा अच्छे से करो, जिसमें आपको ईज़ी लग रहा है वो भी आप कर लोगे, ऊपर उसको भी छोड़ना नहीं है, पर जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मेहनत करो उस चीज़ में आप। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी करती थी, अगर मुझे क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं तो मैं टीचर से लेती थी कि टीचर्स मेरे को प्रोवाइड करते थे, तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया फिज़िक्स में। अच्छा, क्या कभी आपको एग्ज़ाम फ़ियर हुआ? मतलब होता है कि जैसे इस बार 24 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे जी, एग्ज़ाम हॉल में जी, और नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। हर किसी को डॉक्टर बनना है, जी। हर कोई मेहनत कर रहा है। ऐसे में एग्ज़ाम फ़ियर था? थोड़ा बहुत था, पर सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए हुँ, कि हाँ, मैंने मेहनत की है, मैंने अपना 100% दिया है और जितना मैंने दिया है उतना मुझे चाहिए। ये आपको होना चाहिए, तो मेरे को था कि मैंने इतना पढ़ा है, मेरा होना है, मेरे को एक मेडिकल सीट लेनी है, मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो आप अगर खुद पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे और सेल्फ बिलीव रखोगे, तो हो जाता है अच्छे से। अच्छा, आप जो लाइनें बोल रहे हो ना, मैं जी, सच बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हमें फ़िलहाल सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। ये चीज़ें, ये स्टोरी मुझे लगता है क्योंकि हर किसी के लिए रीस्टार्ट करना उतना आसान नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है, क्या फेलियर ज़रूरी है लाइफ़ में? मतलब हमेशा जब हमें चीज़ें मिलती रहती है, तो मुझे लगता है, जब फेलियर हमें आ रहा हो, तो उससे हमें कैसे सीखना चाहिए और कैसे फिर आगे बढ़ना चाहिए? तो वैसे अगर अब फेलियर ना मिले, तो सब चीज़ें ईज़ी हैं हुँ, और जब ईज़िली मिलती हैं, तब मेहनत नहीं करते हो आप और गलती से अगर आप उस चीज़ में फ़ेल हो जाओ, तो आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन उसी टाइम पे होता है। हुँ, अगर फेलियर है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर खुद का फेलियर है उससे ज़्यादा अच्छा आप सीख सकते हो। दूसरों के फेलियर से आप सीख पाओगे, पर जितना खुद के फेलियर से आप सीख जाओगे, उतना आप किसी और के फेलियर से नहीं सीख सकते। मेरा मतलब सिर्फ़ ये है कि मैं जब लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था, हुँ। तो मुझे लगा कि मैंने क्या गलती की। मुझे पता चला कि मैंने क्यों की, तो मैंने इस साल वो ओवरकम की गलतियाँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने फेलियर से सीखा और मुझे अच्छा मेरा रिज़ल्ट मिला। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, मुझे लगता है आपने भी किया होगा। जैसे जिस भी टाइम आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उससे पहले भी या उसके बाद भी, क्या ऐसा हुआ कि आपने भी अपने सीनियर को सुना होगा या जो पहले से नीट क्रैक करके गए हैं, उनके इंटरव्यूज़ आपने देखे? और अगर देखे तो उनसे क्या सीखा? मैंने भी देखे थे, सभी काफ़ी लोग देखते हैं अपने जी। सीनियर्स के कि उन्होंने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की, क्या वो गाइड कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने भी देखा था, तो मुझे उनसे सिर्फ़ यही चीज़ मिली कि वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। हुँ, एक्स्ट्रा फ्यूचर के बारे में कभी मत सोचो। अपने प्रेज़ेंस में जियो कि अपने प्रेज़ेंस को कितना बेहतर बनाना है। मीन्स अगर आप अभी से डेडिकेशन के साथ स्टडी करोगे, अपने ईमानदार रहोगे अपनी स्टडी से, तो आप लास्ट तक अपने आप अच्छे गोल को अचीव कर सकते हो। तो मैं भी यही इनिशियली यही करती थी कि जो रोज़ का है वो एटलीस्ट कंप्लीट करूँ। फ्यूचर की कभी मत सोचो, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो 4 दिन 5 दिन आपके ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। मतलब आज का आज खत्म कर दो। जी, अच्छा, नाम मेंशन करना चाहोगे किन-किन को सुना होगा आपने? मैंने नलिन खंडेलवाल को और कार्तिकेय को सुना। मुझे लगता है एक और नाम इसमें जुड़ने वाला है, वो आभा गुप्ता का होगा, जिन्हें सुनकर लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी स्टोरी जी, से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा, चलिए फिर से आपके एकेडमिक चीज़ों पर ही आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे। जैसे होता है कि एग्ज़ाम से ठीक पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि मैं कैसे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, ये समझना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे। ऐसे में आपने इस चीज़ को कैसे समझा? क्या शॉर्ट नोट्स पहले से बनाए थे, शुरू से ये माइंड में था कि एग्ज़ाम से ठीक पहले मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगी? तो शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने इनिशियली चालू कर दिए थे, हुँ, क्योंकि अगर आप लास्ट में बनाते हो तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। हुँ। इनिशियली आप टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं उसी के साथ आप नोट्स बना लो और नोट्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पूरी कॉपी बना ली। इन द सेंस आपको जो याद नहीं होती हैं चीज़ें, याद नहीं रख पाते हो, पेपर्स में जो गलत हो रही हैं, आप सिर्फ उनको नोट्स बनाओ। तो मैं उन्हीं को नोट्स बनाती थी और जो भी प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आप बोल रहे हो जैसे कि क्वेश्चंस कैसे करते थे लास्ट में 2 मंथ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपको बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की मेहनत आपको करनी है। तो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करती थी, मैंने 15-20 ईयर्स के पेपर किए थे लास्ट ईयर, तो मुझे पता चल गया था किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से स्टडी करती थी, उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाती थी, उसी हिसाब से अपने मॉडल्स प्रिपेयर करती थी, सब चीज़ उसी हिसाब से। अच्छा, एग्ज़ाम से ठीक पहले आपने इस तमाम चीज़ें बताई कि आप कैसे प्रिपरेशन करते थे। लेकिन क्या एलन में जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपको कितना हेल्प करते हैं? क्योंकि एक तो टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो, वो 3 घंटे आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, वो आपको पहले से एक प्रैक्टिस हो जाती है। थ्रू जी। आउट आपकी पूरी जर्नी में, पूरे साल आपका वो प्रैक्टिस हो जाती है। वो आपको कितना हेल्प करती है? और हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे या फिर सबसे कम मार्क्स कितने आए थे? तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि आप उनसे सीख पाओगे कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और बहुत पेपर्स होते हैं उसमें आप ये सीख जाते हो कि
इस गलती को कैसे टैकल करना है, आगे अपने अपने आप को कैसे काम रखना है, ना तो हाइपर होना है पेपर में, ना हाइपो होना है, आपको जस्ट नॉर्मल रहना है। जितने काम माइंड से आप अपना पेपर करोगे, जितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप अपना पेपर करोगे, आपको बहुत अच्छा पेपर जाता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपको बस ये होता है कि सिली मिस्टेक्स हैं, और सिली मिस्टेक्स से वही चीज़ है कि आप अपने माइंड को वहाँ पे काम नहीं रख पा रहे हो। तो आपको नॉर्मल माइंड से करना है, तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मेरा भी ऐसे ही किया था मैंने, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था, तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। अच्छा, आभा की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी एग्ज़ैक्टली क्या थी? सबसे पहले कौन-सा पार्ट सॉल्व करना है? क्या ये आभा ने पहले डिसाइड कर लिया था? और एग्ज़ाम में क्या ऐसा होता है कि जो पहले से डिसाइडेड किया है आपने अपने माइंड में कि मैं ये करने वाली हूँ, पहले मैं ये करूँगी, ये सिली मिस्टेक मैं इस तरह से अवॉइड करूँगी, या जो भी मुझे चीज़ें करनी है मैं ऐसे करूँगी, ये वहाँ जाके चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है जब पेपर हाथ में आता है? या फिर वो जो एकदम से नर्वसनेस होती है उसे कैसे कैसे आपने टैकल किया? तो अगर मैं बताऊँ, मैंने पहले करती थी मैं बायो, देन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना, सबकी स्ट्रेटजीज़ अलग-अलग होती हैं, तो काफ़ी लोग चेंज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट होते ही इसलिए हैं कि आपको पता चल जाए आप किस में बेनिफिट रख पाते हो अपनी स्टडी के लिए, और आप किस में बेस्ट हो। तो मैं चेंज करती थी, क्या पता पहले केमिस्ट्री कर लूँ, बेटर अपना कर पाऊँ मैं स्कोर। तो मैंने चेंज किया, देन मुझे पता चला कि जो मेरा था और जो मैं अब कर रही हूँ, तो वो बेटर है, और लास्ट तक मैंने नीट में भी यही रखा। पर आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले सोच रहे हो कि वो करना है, वही करना है, नहीं। आपको अगर क्वेश्चन में टफ पार्ट लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप स्विच कर लो। सब्जेक्ट स्विच करना बेटर ऑप्शन रहता है उस टाइम पे। आपको पता है 3 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलने हैं आपको, तो उस टाइम पे स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा पेपर ईज़ी और सारा पेपर टाइट दोनों ही नहीं आते हैं। कुछ सब्जेक्ट ईज़ी आती है, कुछ सब्जेक्ट टाइट आती हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, और सबका अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ होते हैं। मैंने की थी, मैंने वही आपको बताया। अच्छा, लास्ट का हाफ एन आवर एग्ज़ाम हॉल में कैसा गया? जब आपको लग रहा होगा कि पेपर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, या फिर जो क्वेश्चन मुझे पहले आ रहे थे या फिर जिन्हें ईज़ी वे में मैं कर पा रही थी वो कर दिए हैं। क्या कुछ क्वेश्चंस पे आपको भी डाउट था? ऐसा लग रहा था कि इनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है? तो मैंने 2 राउंड में क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट टाइम पे जब ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, आप वो करते हो अटेम्प्ट। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम ज़रूरत है, मैंने वो किए थे। और लास्ट हाफ एन आवर में मैंने सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन छोड़े थे, जो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहे थे, क्या मैं करूँ इसमें। बट उस टाइम वो होता है कि माइंड को काम रखो एकदम, कि हो जाएँगे, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है। तो सारी चीज़ें नॉलेज से नहीं होती हैं, कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है आपको। तो मैंने ऑप्शंस देखे थे, थोड़ा दिमाग लगाया कि इसमें ये फ़ॉर्मूला हो सकता है, मतलब आपको कॉमन सेंस लगाया। देन मेरे क्वेश्चंस हुए थे, और वो भी मेरे सही हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। तो मतलब है मतलब पूरी बात का मतलब ये है कि सिर्फ़ आपको दिमाग को शांत रखना होता है वहाँ पे। हाइपर बिल्कुल नहीं होना है कि टाइम नहीं है, टाइम सफिशिएंट होता है, और आप आसानी से कर लोगे, बस। अच्छा, आभा, हमें आप जिस मंज़िल पे पहुँच गए वो मंज़िल नज़र आ रही है, लेकिन वो जी। जो 2 साल हैं, जो आपने 2 साल अपनी जर्नी में बिताए हैं, वो संघर्ष आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मुझे लगता है। और निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा आप अपनी ही गलतियों से सीख के आगे बढ़े हो। लेकिन क्या आभा के साथ कभी ऐसा हुआ कि वो बहुत लो हो गई हो अपनी परफ़ॉर्मेंस से, या फिर अपने एग्ज़ाम के जो भी मार्क्स आ रहे हो टेस्ट में उनसे, और उससे आप कैसे निकले और किसने आपकी हेल्प की? तो सबको एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है, मेरे को भी थी। तो मेरे कभी-कभी नंबर आ भी जाते थे, कभी काफ़ी कम आते थे। आप फिर जब नंबर कम आते हैं तो आप रोते हो। आधा घंटा रोगे, 1 घंटा रोगे, इससे ज़्यादा रोना भी बेकार है। क्योंकि आप पूरा दिन अगर उस रोने में वेस्ट कर दोगे, फिर अगले दिन आपको रिग्रेट होता है, इससे अच्छा मैं पढ़ लेता, इससे अच्छा मैं पढ़ लेती। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो वाली उस टाइम जब फीलिंग आती है, तो मैंने एक दिन ऐसे ही बर्बाद किया था एक बार। तो मैंने मेरे ब्रदर से, सिस्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि इतना है तो ये मत सोच कि क्या करना है, अब ये सोच कि इस सब्जेक्ट को कैसे अपने को अच्छा करना है। तो मैं उनसे बात करके थोड़ा फ्रेश फ़ील करती थी। तो मैंने अपने जो सब्जेक्ट थे, जो क्वेश्चंस थे, जो गलत होते थे, उनको एनालाइज़ करती थी, उनको बेटर करती थी, और अगले पेपर में ऐसा करती थी कि अगले पेपर में एटलीस्ट वो सारी गलतियाँ ना हों। तो अच्छा, आभा, हम ना एलन के बारे में कहते हैं, एक स्लोगन है हमारा, संस्कार से सफलता तक। जी। हम आपकी पूरी जर्नी में जिस तरह से सिस्टम साथ खड़ा होता है, और कहीं न कहीं हमारे डायरेक्टर्स भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स में वो संस्कार का बीज बोना बहुत ज़रूरी है। हम ग्राउंड से जोड़े रखने का भी काम करते हैं। क्या आपको भी एलन की जर्नी में लगा? और जिस तरह के सेशंस यहाँ पे बीच-बीच में होते हैं, वो कितने ज़रूरी हैं एक स्टूडेंट के लिए? मतलब काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब मैंने सेशन अटेंड्स किए थे, हुँ। तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन आता था। जब टीचर्स बताते थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उनके बारे में बताते थे, तो हमें भी मोटिवेशन आता था कि हम भी ऐसी स्टेज पे जाएँ। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी स्टेज पे आऊँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी बताऊँ लोगों को कि मैंने कितनी अच्छी तरह से स्टडी की, आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, शायद आप मेरे से भी बेटर कर सकते हैं, और आपको करना है।
तो वो जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन भी होता है और दूसरों को देख के भी आता है। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि सेशन होते हैं जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाई। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आपसे की है, जी। लेकिन अंत में एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो स्टूडेंट आपको फ़िलहाल देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, और जो कहीं न कहीं कोटा आने के बारे में, एलन के साथ जुड़कर अपनी आगे की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है कि क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए अगर वो अपना शहर छोड़कर अकेले कोटा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आप अकेले आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ स्टडी करनी है, पहली बात तो। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ़ स्टडी करनी है, सिर्फ़ एलन पे फ़ेथ रखना है, एलन की फैकल्टी पे फ़ेथ रखना है और आपको सिर्फ़ यहाँ पे स्टडी करना है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 साल, 2 साल आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसके बाद मज़े कर सकते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गई। तो वो जो फीलिंग है काफ़ी अच्छी है। तो आपको सिर्फ़ 1 साल डेडिकेशन से, ईमानदारी से आपको स्टडी करनी है और यहाँ पे आने के बाद माहौल भी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ़ आपको स्टडी पे फ़ोकस करने के लिए टीचर सारे सपोर्ट करते हैं। तो मैं एलन को बहुत अच्छा इसके लिए मानती हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला स्टडी के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आभा, अपनी जी। सक्सेस स्टोरी हमारे साथ साझा करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा आभा, आपकी स्टोरी देखकर मुझे लग रहा है कि वाक़ई जिसने भी कहा है सच कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे, जो आपने सोचा है उसके लिए मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी, मुझे लगता है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आभा, बहुत-बहुत शुक्रिया, और एलन और थैंक हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। थैंक यू मैम। उम्मीद करते हैं आप भी आभा की स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे, और जो सपना लेकर आप एलन के साथ जुड़ेंगे, जो सपना लेकर आप कोटा आएँगे, वो सपना आप ज़रूर पूरा करेंगे। नमस्कार।